पढ़ाई के एग्जाम हैकर सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज हैक करते हैं चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट शब्द तो हम रोज सुनते हैं टीवी पर, न्यूज में, हर जगह। लेकिन एग्जाम में नंबर लाने के लिए ना इसके पीछे की बायोलॉजी को, इसके कोड को क्रैक करना पड़ता है। तो बस आज वही करने वाले हैं। लेट्स डू दिस। तो सबसे बड़ा सवाल, ये जो पूरी प्रकृति है, ये नेचर, आखिर ये काम कैसे करती है? इतना सब कुछ परफेक्टली कैसे चलता रहता है? पता है, इसका जवाब न बस एक कॉन्सेप्ट में, एक शब्द में छुपा है। और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम मिलकर हैक करेंगे, इकोसिस्टम। तो चलिए हैकिंग शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट से। ये वो डेफिनेशन है जो एग्जाम में आनी ही आनी है। सवाल सीधा सा है, ये इकोसिस्टम आखिर है क्या चीज़? ओके, आसान भाषा में इसको तोड़ते हैं। देखिए, जब हम इकोसिस्टम सोचते हैं ना, तो दिमाग में सिर्फ जानवर या पेड़ पौधे आते हैं, राइट? पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सिस्टम है। इसके दो हिस्से हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स यानी सारी जिंदा चीजें, और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी बेजान चीजें, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, टेम्परेचर। और जब ये दोनों जिंदा और बेजान आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, बस उसी इंटरैक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम। सिंपल सा एग्जाम्पल है गार्डन। वहां फूल, पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब हो गए बायोटिक, और मिट्टी, हवा, पानी, ये हो गए एबायोटिक। इनका आपस का मेलजोल ही तो गार्डन का इकोसिस्टम है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने का एक सिंपल सा हैक। इकोसिस्टम्स ना बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक हो गए नेचुरल, जैसे जंगल, तालाब, झीलें, यानी जो नेचर ने खुद बनाए हैं। और दूसरी हो गए आर्टिफिशियल, जैसे हमारे बगीचे, खेत या घर का एक्वेरियम, जिनको हम इंसानों ने बनाया है। तो बस फर्क इतना सा है कि उसे बनाया किसने, नेचर ने या इंसान ने। दैट्स इट। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए इसके जो दो मेन हिस्से हैं ना, बायोटिक और एबायोटिक, इनको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। जिंदा वर्सेस बेजान। और ये इमेज देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है बायोटिक फैक्टर्स, यानी सारे जिंदा खिलाड़ी, बैक्टीरिया, फंगी, पेड़ पौधे, जानवर, सब। और दूसरी तरफ है अबायोटिक फैक्टर्स, यानी नॉन लिविंग चीजें, जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर। पता है, एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम के लिए ना इन दोनों का टीम वर्क, इनका बैलेंस सबसे जरूरी है। तो अब जब हमने ग्राउंड समझ लिया है, तो बात करते हैं प्लेयर्स की। इस इकोसिस्टम के गेम में आखिर में प्लेयर्स कौन हैं? हम इन्हें आसान भाषा में उनके खाना खाने के तरीके के हिसाब से अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इन सब से। मोटे तौर पर देखें तो तीन मेन रोल हैं इस गेम में। नंबर 1 प्रोड्यूसर्स यानी द मेकर्स, नंबर 2 कंज्यूमर्स यानी द ईटर्स, और नंबर 3 डीकंपोजर्स यानी द रिसाइकलर्स। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टीम के रॉकस्टार्स, प्रोड्यूसर्स। इन्हें आप पूरे इकोसिस्टम का शेफ समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को यूज करके सिंपल बेजान चीजों से अपने लिए एनर्जी वाला खाना खुद ही तैयार कर लेते हैं। और इस जादुई प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। हम सब ने इसके बारे में बचपन से पढ़ा है, राइट? पेड़ पौधे बस सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिक्स करके शुगर बना लेते हैं, जो उनकी एनर्जी है। इसलिए प्रोड्यूसर्स को ना पूरे प्लैनेट का फ्यूल स्टेशन मान लीजिए। अगर ये फ्यूल स्टेशन बंद हो गया तो आगे किसी गाड़ी में तेल नहीं भरेगा, आगे किसी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अच्छा, प्रोड्यूसर्स ने तो खाना बना दिया। अब आते हैं कंज्यूमर्स, यानी वो जो इस खाने को खाते हैं। ये अपने खाने के लिए सीधे सीधे प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे हर्बिवोर्स जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, कार्निवोर्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ओमनिवोर्स जो पेड़ पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, और हाँ, एक और कैटेगरी है पैरासाइट्स, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर उनसे अपना खाना चूसते हैं। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप पर, डीकंपोजर्स। और यहां ना एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम सेट करने वालों का फेवरेट है। सवाल यह है, सोच कर देखिए, अगर ये डीकंपोजर्स, ये नेचर के सफाई कर्मचारी अचानक से गायब हो गए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब ही डीकंपोजर्स की असली ताकत को सामने लाता है।
देखिए, डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या करते हैं, ये मरे हुए पेड़ पौधों, जानवरों और उनके वेस्ट को तोड़ते हैं, उसे सड़ाते गलाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बदलकर मिट्टी में वापस डाल देते हैं और फिर वही न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधे यूज़ करते हैं। तो ये एक साइकिल है। अब सोचिए, अगर ये ना हो तो क्या होगा? हर तरफ मरे हुए जीवों और कचरे के ढेर लग जाएंगे, मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, वो बंजर हो जाएगी और आखिर में जिंदगी का पूरा साइकिल ही रुक जाएगा, जैम हो जाएगा। चलिए, तो प्लेयर से तो मुलाकात हो गई, अब असली खेल देखते हैं। आखिर कौन किसको खाता है? ये एनर्जी एक प्लेयर से दूसरे तक आखिर जाती कैसे है? इसको समझने का सबसे आसान मॉडल है फूड चेन। फूड चेन मतलब एक सीधी लाइन जो बताती है कि कौन किसको खाता है। फॉर एग्जाम्पल, घास को हिरण ने खाया और हिरण को शेर ने। सिंपल। यहां घास हो गए प्रोड्यूसर, हिरण हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और शेर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और हां, इस चेन के हर स्टेप को, हर लेवल को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ट्रॉफिक लेवल। पर एक मिनट, क्या नेचर सच में इतनी सिंपल है, एक सीधी सड़क की तरह? बिल्कुल भी नहीं। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। असलियत में एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक फूड वेब होता है, एक जाल। ये क्या है? ये बहुत सारी फूड चेन्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। मतलब रियल लाइफ में एक जीव को सिर्फ एक ही दूसरा जीव नहीं खाता, कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक छोटे से मेंढक को सांप भी खा सकता है और हो सकता है उसे एक बाज भी उठा ले जाए। इसलिए ये एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक उलझा हुआ जाल है। और यही इकोसिस्टम की असली तस्वीर है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, प्लेयर्स, गेम सब समझ आ गया। लेकिन नेचर में ना एक अनजाना सा एक हिडन रूल भी काम करता है, एक ऐसी एनर्जी लिमिट जो सब कुछ कंट्रोल करती है। तो अब इस रूल को समझने के लिए एक सवाल, कभी सोचा है कि फूड चेन्स हमेशा इतनी छोटी क्यों होती है? मतलब 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टेप्स में ही खत्म। हमने कभी 10 स्टेप वाली फूड चेन क्यों नहीं देखी? ऐसा क्यों नहीं होता कि शेर को भी खाने वाला कोई सुपर शेर हो? इन सारे सवालों का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 10%। 10%। जी हां, इसका जवाब है 10% लॉ, एक ऐसा नियम जो ये तय करता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी आगे कैसे बढ़ेगी। ये इस चैप्टर का सबसे जरूरी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस लॉ को हम पूरी तरह से डीकोड करेंगे, इसे हैक करेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एक पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, पावर्ड बाय ब्रेन बूस्टर एकेडमी। मिलते हैं अगले एग्जाम हैक के साथ। नमस्कार, एक पढ़ाई की एग्जाम हैकर सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जिसे पावर किया है ब्रेन बूस्टर एकेडमी ने। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये जानने के लिए कि हमारी प्लेट में रखे खाने से लेकर जंगल के शिकार तक असल में एनर्जी का ये पूरा खेल चलता कैसे है और इस खेल में कौन कौन से छुपे हुए खतरे हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया की ज्यादातर फूड चेन्स, मतलब कि खाद्य श्रृंखलाएं, बस 3 या 4 कदम लंबी ही क्यों होती हैं? इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? इस छोटी सी पहेली का जवाब एक बहुत बड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। और उस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पिरामिड। इसे हम जीवन का पिरामिड भी कह सकते हैं। असल में ये किसी भी इकोसिस्टम का एनर्जी का नक्शा है, जो ये दिखाता है कि ताकत का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ कैसे होता है। इस पिरामिड का हर एक लेवल, या कह लीजिए हर एक मंजिल, एक ट्रॉफिक लेवल कहलाती है। इसे फूड चेन की सीढ़ियां ही समझ लीजिए। सबसे नीचे मतलब बुनियाद में हैं प्रोड्यूसर्स, यानी हमारे पेड़ पौधे, जो सीधे सूरज से एनर्जी बनाते हैं। फिर इन्हें खाने वाले हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको खाने वाले सेकेंडरी, और इस चेन के टॉप पर बैठे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहें, ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फूड चेन में किसी भी जीव की जगह, उसकी पोजीशन। आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचती कैसे है। तो वक्त आ गया है उस नियम को समझने का जो इस पूरे एनर्जी ट्रांसफर के सिस्टम की जान है। इसे कहते हैं द रूल ऑफ 10%। यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये 2 नंबर्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। पहला है 1% रूल।
ये सिर्फ सूरज और पौधों के बीच काम करता है। मतलब पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज की कुल एनर्जी का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद जब एनर्जी फूड चेन में आगे बढ़ती है तब लागू होता है 10% लॉ, और ये कहता है कि हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर पिछले लेवल की एनर्जी का सिर्फ 10% ही पहुंच पाता है। चलिए इस गणित को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि सूरज से पौधे को मिली 10,000 जूल्स एनर्जी, तो 10% रूल के हिसाब से पौधा इसमें से सिर्फ 100 जूल्स ही स्टोर कर पाएगा। अब एक हिरण आया और उसने उस पौधे को खा लिया, तो 10% लॉ के मुताबिक हिरण को मिले सिर्फ 10 जूल्स। और फिर जब एक शेर ने उस हिरण का शिकार किया तो उस तक पहुंची सिर्फ, सोचिए, 1 जूल एनर्जी। देखा, 10,000 से शुरू हुई कहानी 1 जूल पर आकर सिमट गई। और यहीं इसी जबरदस्त एनर्जी लॉस में छिपा है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। हर कदम पर 90% एनर्जी खत्म हो जाती है। यही वो वजह है कि फूड चेन्स ज्यादा लंबी हो ही नहीं पाती। चौथे या 5वें लेवल तक जाते जाते आगे देने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। और हाँ, एक और अहम बात, एनर्जी का ये जो बहाव है ना, ये हमेशा वन वे ट्रैफिक की तरह होता है। ये पौधे से हिरण और हिरण से शेर तक तो जा सकती है, लेकिन कभी भी शेर से वापस हिरण में नहीं आ सकती। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। तो अब तक हमने बात की एनर्जी की, जो हर लेवल पर कम होती जाती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा और कहीं ज्यादा चिंताजनक पहलू भी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो फूड चेन में कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। जी हां, जहां एनर्जी हर अगले कदम पर, आप कह सकते हैं, धुआं बनकर उड़ जाती है, वहीं कुछ और है जो हर कदम पर इकट्ठा होता जाता है और ज्यादा जहरीला होता जाता है। इस खतरनाक फिनोमेना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब प्रकृति जिन्हें खत्म नहीं कर सकती, उनका कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बढ़ता जाता है। ये जहर जीवों के शरीर में जमा होता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जहर आखिर सिस्टम में आता कहाँ से है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है खेतों में छिड़के जाने वाले पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों से। बारिश होती है, ये केमिकल धुलकर मिट्टी और पानी में पहुंच जाते हैं, वहां से पौधे इन्हें सोख लेते हैं, और बस एक बार ये फूड चेन में घुस गए तो फिर इनका सफर ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है, और हर अगले जीव में इनकी मात्रा पहले से कहीं ज्यादा होती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं जो एक दूसरे से एकदम उल्टी दिशा में चल रही हैं। एक तरफ है घटती हुई एनर्जी और दूसरी तरफ है बढ़ता हुआ जहर। तो देखते हैं कि इसका अंजाम उस जीव के लिए क्या होता है जो फूड चेन के बिल्कुल शिखर पर बैठा है, यानी कि हम इंसान। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही नज़र में साफ कर देता है। जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ता है, प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ एनर्जी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है। लेकिन ठीक उसी वक्त टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों का ग्राफ उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ता जाता है। और इसका नतीजा बहुत सीधा और बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि इंसान कई फूड चेन्स में सबसे ऊपर हैं। इन खतरनाक केमिकल्स का सबसे ज्यादा जमावड़ा, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंसानी शरीर में ही होता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सार क्या है? वो एक बात जो एग्जाम के लिए और हमारी जिंदगी के लिए, दोनों के लिए याद रहनी चाहिए। बस इस एक लाइन को दिमाग में बैठा लेना है। एनर्जी नीचे जाती है, टॉक्सिन्स ऊपर आते हैं। यानी जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी और टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। बस इतना ही। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है। सवाल ये है कि उस खाने के पीछे और क्या क्या छिपा हो सकता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। तो एग्जाम हैकर सीरीज के फाइनल राउंड में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देखा कि कुदरत यानी नेचर कैसे काम करती है ना? पर अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। अब हम ये देखने वाले हैं कि हम इंसानों की एक्टिविटीज हमारे प्लैनेट पर आखिर क्या असर डाल रही हैं, और सबसे जरूरी बात, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के सुपर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम उस शील्ड की बात करेंगे जो पृथ्वी पर जिंदगी को बचाती है। फिर हम आसमान में हुए एक बहुत बड़े क्राइसिस और जमीन पर एक बड़ी प्रॉब्लम की जासूसी करेंगे। और हाँ, 3 कपों की एक ऐसी कहानी भी है जो हैरान कर देगी। और सबसे आखिर में इस चैप्टर को मास्टर करने का अल्टीमेट हैक तो मिलेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं
इस बेहद जरूरी, मतलब सुपर इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर को। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बहुत ऊपर ओजोन नाम का एक मॉलिक्यूल एक प्रोटेक्टिव शील्ड, मतलब एक सुरक्षा कवच बनाता है। और ये कवच प्लैनेट पर जिंदगी के लिए नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। पर सवाल ये है कि ये ओजोन आखिर है क्या भला? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीजन का ही एक स्पेशल फॉर्म है। हम जो नॉर्मल ऑक्सीजन सांस में लेते हैं वो है O2, मतलब उसमें 2 एटम्स होते हैं। लेकिन ओजोन वो है O3, यानी उसमें होते हैं 3 एटम्स। और पता है, यही जो तीसरा एटम है ना, यही इसे एक सुपर हीरो बनाता है, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, सुनने में अजीब लगेगा पर सच है। ओजोन हीरो है या विलेन, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो है कहाँ। मतलब लोकेशन इज एवरीथिंग। जब ये एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, तब तो ये हमारी लाइफ सेविंग शील्ड है, हमारा हीरो। लेकिन अगर यही ओजोन ग्राउंड लेवल पर, मतलब हमारे आसपास आ जाए, तो यही हीरो एक जानलेवा जहर बन जाता है, एक विलन। ओके, अब अगले हिस्से पर पूरा ध्यान देना है। ये रिएक्शन रट लो, क्योंकि ये एक गारंटीड मार्क्स स्कोरर है, मतलब एग्जाम में पक्का आएगा। देखो, इसका बनना बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स की कहानी है। स्टेप 1, सूरज से जो हाई एनर्जी यूवी रेज आती है ना, वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 को तोड़कर 2 अकेले ऑक्सीजन एटम्स O और O में अलग कर देती हैं। फिर आता है स्टेप 2। अब इन 2 अकेले एटम्स में से एक अकेला एटम O एक पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के साथ जुड़ जाता है और बूम, बन गया ओजोन यानी O3। एग्जाम में इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी ये जो शील्ड है ना, ये बहुत नाजुक है। और आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये लगभग टूट ही गई थी। चलिए पता करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये बात है 1980s की, जब वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा, अरे वो तो तेजी से घट रही थी। हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड, हमारी ओजोन लेयर पतली होती जा रही थी। एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और इस कहानी का विलन कौन था? हम इंसान और हमारे बनाए हुए सिंथेटिक केमिकल्स, जिन्हें कहते हैं CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और मजे की बात देखिए, ये कहाँ इस्तेमाल होते थे? हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, हमारे ACs में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, मतलब रोजमर्रा की चीजों में। लेकिन फिर जो हुआ वो एक शानदार ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है। जैसे ही प्रॉब्लम का पता चला, पूरी दुनिया, लिटरली पूरी दुनिया इसे सॉल्व करने के लिए एक साथ आ गई। 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने एक एग्रीमेंट तैयार किया और सब देशों ने मिलकर CFC प्रोडक्शन को बंद करने का फैसला किया। कमाल है ना? तो आसमान के संकट को तो हमने मिलकर टाल दिया। वाकई एक बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन पर एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमारा इंतजार कर रहा था, और वो था कचरे का चैलेंज। अब देखिए, सारा कचरा एक जैसा नहीं होता। इसे हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ये वो कचरा है जिसे नेचर, मतलब बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे वर्कर्स आसानी से तोड़कर खत्म कर देते हैं, जैसे फलों के छिलके, कागज, लकड़ी। और दूसरी टीम है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ये वो जिद्दी कचरा है जो सदियों तक, लिटरली सदियों तक एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि हमारा प्लास्टिक, कांच और पेस्टिसाइड्स। यहाँ एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो एग्जाम के लिए तो क्रिटिकल है ही, पर यह हमें कचरे की प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं और कुछ नहीं? और इसका जवाब बड़ा सिंपल और फैसिनेटिंग है। जवाब छिपा है उन माइक्रोस्कोपिक वर्कर्स में, यानी बैक्टीरिया में। सोचिए कि बैक्टीरिया के पास एक खास टूल किट है जिसमें अलग अलग टूल्स हैं। अब इन टूल्स का नाम है एंजाइम्स। तो उनके पास कागज या सब्जी के छिलके जैसी नेचुरल चीजों को तोड़ने के लिए तो सही टूल है, पर जब बात आती है इंसान के बनाए प्लास्टिक की, तो उनकी टूल किट में प्लास्टिक को तोड़ने वाला कोई टूल है ही नहीं। बस इसीलिए प्लास्टिक वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं, 3 कपों की कहानी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी जो सॉल्यूशन हमें सबसे सीधा और सही लगता है, असल में वही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। जरा सोचिए, इंडियन रेलवेज में हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। अब उन्हें चाय कॉफी देने के लिए डिस्पोजेबल कप तो चाहिए। सवाल ये था कि एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छा चॉइस आखिर है क्या? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था? जाहिर है प्लास्टिक कप्स, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये आइडिया तो फेल हो गया। फिर आया ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी के कुल्हड़। वाह, सुनने में कितना देसी और इको फ्रेंडली लगता है ना? पर यहीं पर आया कहानी में असली ट्विस्ट। लाखों कुल्हड़ बनाने के लिए लाखों टन उपजाऊ मिट्टी, मतलब टॉप सॉइल, का इस्तेमाल होने लगा। नतीजा, खेत बंजर होने लगे। तो ये इको फ्रेंडली सोल्यूशन तो और भी ज्यादा डैमेजिंग निकला। और तब जाकर आया अ रियल हीरो, पेपर कप्स। ये बायोडिग्रेडेबल भी है और रिसाइकल भी हो सकते हैं, मतलब द परफेक्ट बैलेंस। तो ये थी इस चैप्टर की पूरी कहानी। अब बारी है एग्जाम हैक की। चलिए फटाफट से इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। रेडी? ऑलराइट, इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए ये 4 बातें याद रखनी है। नंबर 1, ओजोन लेयर यानी O3 स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है। नंबर 2, 1987 के UNEP अग्रीमेंट ने CFCs को रोककर ओजोन लेयर को बचाया। ये एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है। नंबर 3, कचरा 2 तरह का है, बायोडिग्रेडेबल जिसे नेचर खत्म कर देती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसे नहीं कर पाती। एंड नंबर 4, सबसे अच्छा एनवायरमेंटल सोल्यूशन वो होता है जो हर पहलू को, हर कॉन्सिक्वेंस को देखकर चुना जाए, जैसा हमने कपों की कहानी में देखा। बस इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ लिया तो इस चैप्टर से कोई भी सवाल आ जाए, आप उसका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं। सो चैप्टर इज ऑफिशियली हैक्ड। इस पूरे सफर में हमने एक बात तो सीखी कि जब इंसान चाहे तो मिलकर बड़ी से बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना? तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज ये सब जानने के बाद कि हमारा एनवायरनमेंट कितना नाजुक है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ एक, जिससे इसे बचाने में हमारी भी मदद शामिल हो। एग्जाम हैकर सीरीज के इस एनालिसिस में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए ब्रेन बूस्टर एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। सीखते रहिए और जीतते रहिए।